तो देखिए बच्चों, असर्शन रीजन का हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। हमसे असर्शन में कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विथ, और रीजन इसका दिया है हमको। द फ्रिंज विथ डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा यूज्ड, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट डी एंड द सेपरेशन स्मॉल डी। ठीक है, ये हमको रीजन दिया है और हमको बच्चों यहाँ पे बताना है कि क्या ये रीजन और ये असर्शन जो दिया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारी फ्रिंजेस सेम विथ की होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फ्रिंजेस मिलती हैं हमको तो कुछ इस तरह से मिलती हैं। देखिए, ब्राइट फ्रिंज से मिल गई, फिर एक डार्क मिल गई, फिर एक ब्राइट मिल गई, फिर एक डार्क मिल गई, फिर एक ब्राइट मिल गई, फिर ये डार्क मिल गई। और इस तरीके से होता है, जैसे ब्राइट फ्रिंज है तो फिर एक डार्क मिलती है बीच में, फिर एक ब्राइट मिलती है, फिर एक डार्क मिलती है, फिर एक ब्राइट मिलती है, फिर एक डार्क मिलती है, और ऐसे चलता रहता है। पूरा पैटर्न होता है। ठीक है, तो इन सबकी जो विथ है वो क्या होती है, सेम होती है। एक फ्रिंज की विथ जो होती है, चाहे इधर से लो चाहे ये डार्क वाली लो, ये क्या होती है, हमेशा सेम होती है। और ये फ्रिंज विथ कह रहे हैं कि जो होती है, इसका फार्मूला क्या होता है वैसे। तो फ्रिंज विथ का जो फार्मूला है वो क्या होता है, इसको कई बुक्स में डब्ल्यू से लिखते हैं और कई बुक्स में बीटा से लिखते हैं, किसी से भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फार्मूला होता है बेटा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, जहां पर जो कैपिटल डी है ये क्या होता है। तो देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो कैसा होता था, कुछ ऐसा होता था। ये दो सोर्स होते थे, S1 और S2, जिनसे कोहेरेंट, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होते थे, इनसे लाइट वेव निकलती थी और यहाँ स्क्रीन पे हम लोग डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते थे। तो स्क्रीन से इन स्लिट्स की डिस्टेंस होती है, इसको कैपिटल डी लिखते हैं। तो डी हो गई, कैपिटल डी हो गई डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है, और जो स्मॉल डी है ये क्या है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, किसके बीच की, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, ये होती है, इसको हम लोग लिखते हैं बेटा स्मॉल डी। ठीक है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, किसकी वेवलेंथ है, लाइट की। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक, कि जैसे बीटा बराबर, ये हमने फार्मूला पढ़ लिया। अब इसका रीजन अगर यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, द फ्रिंज विथ डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। हाँ बिल्कुल, बीटा डिपेंड करता है लैम्डा पे, बिल्कुल करता है। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, यानी कि कैपिटल डी, बिल्कुल कर रहा है। देखो, बीटा डिपेंड कर रहा है ना कैपिटल डी पे, बिल्कुल कर रहा है। और कह रहे हैं एंड स्लिट सेपरेशन, तो बीटा देखो दोनों स्लिट के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, भले ही इनवर्सली करता है बट डिपेंड तो करता है ना। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। और एक तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या असर्शन को रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि सारी फ्रिंजेज की विथ इसलिए सेम होती है क्योंकि सारी फ्रिंजेज इन कंपोनेंट पे डिपेंड करती हैं, और ये हर फ्रिंज के लिए इक्वल होते हैं। अगर यहाँ से कोहेरेंट सोर्स है ये, तो कैपिटल डी भी दो सबके लिए सेम होता है, स्मॉल डी भी सबके लिए सेम है, लेमडा भी सब फ्रिंजों के लिए सेम है। इसीलिए फ्रिंज विथ सबकी क्या होती है, सेम होती है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। ये बच्चों, ये असर्शन एंड रीजन का एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि असर्शन में हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, और रीजन इसका दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव। तो बच्चों आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जो कोई भी चार्ज है, ठीक है, अगर उसको किसी मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको मोशन करवाते हैं, और मोशन करवा के हम उसी जगह वापस ले आते हैं, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को ऐसा मोशन कराएं, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ये जो डायग्राम बना है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है,
और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल नहीं बनती, कुछ इस तरह से, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज को क्लोज पथ से लाते हैं, ऐसे ले गए और वापस ले गए यहीं पे, तो कह रहे हैं नेटवर्क जीरो होता है। ये वो असर्शन बोल रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है, जिसका रीजन भी बिल्कुल सही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, है ना? आप सोचोगे कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? ठीक, तो ऐसे फोर्स जिनकी वजह से किया गया वर्क रास्ते की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से किया गया वर्क जो होता है वो रास्ते की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। वर्क नॉट डिपेंड एट लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स या विथ कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी बोलो, मतलब कंजर्वेटिव अगर फोर्स कहीं पर लगातार लग रहा है तो जो वर्क है वो रास्ते की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है। वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड कर रहा है। और देखो, जब क्लोज पाथ होगा तो इनिशियल पोजीशन यहाँ, चार्ज चलते 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 आखिरी में वहीं आ गया, मतलब फाइनल पोजीशन भी यहाँ हो गई। इनिशियल फाइनल पोजीशन मैच कर गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए याद रखना कि क्लोज्ड पाथ में वर्क हमेशा जीरो होता है। मतलब यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और रियलिटी ये है कि रीजन जो है वो असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। ये असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है जो 2023 में आया है। असर्शन इसमें क्या कहा जा रहा है? असर्शन कह रहा है कि द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट्स द मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसका रीजन हमको यहाँ पे दिया है बच्चों। रीजन क्या कह रहा है कि द डायामैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ओके, तो देखिए, पहले हम असर्शन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट द मैग्नेटिज्म। बिल्कुल, एग्जिबिट मतलब होता है दिखाना। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? दिखाना। तो कह रहे हैं कि क्या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिज्म को शो करते हैं? बिल्कुल शो करते हैं। इनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब इसको बोलते हैं शो करना, है ना? एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? शो करना। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, और कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाता है, इसमें क्या रख देते बेटा? डायामैग्नेटिक। तो इन सब्सटेंस में एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। तो इन सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो कैसे, किधर होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस शो मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, वो हमेशा अपोजिट में होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर फीबली रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली रिपेल्ड फ्रॉम मैग्नेटिक पोल्स।
ठीक है, तो ये मैग्नेटिक पोल से क्या होते हैं, फीबली रिपेल्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब असर्शन यहाँ पे देखो बच्चों सही हो गया। अब रीजन की बात कर, रीजन में क्या कह रहे हैं कि द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बताओ, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, हैव ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पेयर्ड इन ईच एटम। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और आपको पता है ना, जो पेयर्ड एटम है उनके स्पिन हमेशा किधर होते हैं, जैसे मान लो हम जेडन की बात कर लें, जेडन डायमैग्नेटिक है ना। अब जेडन जेडन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 30 होता है। तो इसका अगर आउटर मोस्ट सेल को अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या आता है बच्चों, कहता है 4s2 और 3d10। तो अगर हम 3d का बनाना चाहते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आपने क्या देखा कि जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पिन एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए किसी एटम में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉनों का। तो इन दोनों के जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के स्पिन अपोजिट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को खत्म कर देते हैं। इसीलिए इस ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं पेड़ वाले, ये सब एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। जब पूरे एटम का जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट हर एटम का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब हर एटम का जीरो होगा तो पूरे सब्सटेंस का भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक सब्सटेंस में बहुत सारे एटम होते हैं, बट हर एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब पूरे सब्सटेंस का भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। तो रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कि हर मटेरियल का पूरा जो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। बिल्कुल सही है। बट जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो डाया मैग्नेटिक मतलब ये जो प्रॉपर्टी है असर्शन की, उसका सही रीजन नहीं, मतलब रीजन सही तो है बट ये उसका वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज स्मॉल डी and distance of the screen from the slit is 1000 small d. If the first minima falls at the distance small d from the central maxima, ठीक है, obtain the relation between स्मॉल डी एंड लेमडा। यहाँ पे बच्चों लेमडा क्या होगी, लेमडा होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि दो स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी। हम्म तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स ये हमको दिया है स्मॉल डी। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, मतलब इसको हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल डी से लिखते थे ना। और ये हमको दिया है, कितना दिया बच्चों, ये दिया है 1000 स्मॉल। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि हमको स्मॉल डी और लेमडा के बीच रिलेशन बताना है, जबकि जो फर्स्ट मिनिमा है वो स्मॉल डी डिस्टेंस। देखो बच्चों, जो जैसे यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, एक ये ब्राइट फ्रिंज बनी, हुआ क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे भाई दो सोर्स हैं ऐसे, ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा।
अच्छा, अब देखिए बच्चों, बात यह है कि जैसे यहाँ पे जो फ्रिंजेज बनती हैं, आपको पता है ना सबके ये जो सेंटर पे बनती है, इसको हम लोग कहते हैं सब ब्राइट फ्रिंज। ये ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर एक डार्क बनती है, फिर उसके बाद एक ब्राइट बनती है, फिर एक डार्क बनती है, फिर सेम थिकनेस की ब्राइट बनती है, और इस तरीके से पैटर्न मिलता है। हम्म। तो एक ब्राइट के सेंटर से दूसरे ब्राइट के सेंटर की डिस्टेंस को बोलते थे बीटा। बीटा का मतलब फ्रिंज विथ। इसका क्या मतलब होता था? फ्रिंज विथ। तो उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल वाली ये ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट से सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर ये जो है, पहला मिनिमा है, ये भाई मिनिमा है ना, ये ब्राइट है, ये डार्क फ्रिंज है, फिर ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये ब्राइट है। मतलब जो ये डार्क फ्रिंज है, ये वाली डिस्टेंस हमको दिया है। ये कितना दिया है बेटा? ये दिया है स्मॉल डी। इसका मतलब समझो बेटा, देखो यहां से यहां तक की ये टोटल डिस्टेंस क्या थी? बीटा, यानी कि फ्रिंज विड्थ। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक की है? ये उसकी आधी नहीं होगी? देखो भाई, आपसे इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये आधी होगी उसकी। यानी कि आपको बीटा बाई 2 दिया है स्मॉल डी, ठीक है। ये बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ है, ध्यान रखना। अच्छा, बीटा का फार्मूला क्या होता है? बीटा का फार्मूला होता है डी लेमडा अपान स्मॉल डी। होता है ना? यहाँ पुट कर दे, क्या आएगा बताओ? डी लेमडा पान स्मॉल डी इंटू 2 इज इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है। तो बेटा बी सारी वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल डी की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? कैपिटल डी की वैल्यू हमको दिया है 1000, ठीक है। स्मॉल डी, देखो कैपिटल डी कितना दिया है? 1000 स्मॉल डी इंटू लेमडा अपान 2 स्मॉल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी। कितना लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से। ध्यान दो, ये डी से डी कट गए, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 5000 आएगा, ए सॉरी 500 आएगा। आएगा भाई, यानी कि 500 लेमडा इज इक्वल टू, यानी कि आंसर आया हमारे पास 500 लेमडा इज इक्वल टू स्मॉल डी, या लेमडा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन 500। सो द वेवलेंथ विल बी स्मॉल डी अपॉन 500, ठीक है। ये लेमडा और स्मॉल डी में रिलेशन हो जाए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी है कि ब्रीफ एक्सप्लेन फाइव एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर, ठीक है। हमको ये बताना है कि जो गैल्वेनोमीटर है, उसको हम लोग अमीटर में क्यों चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। देखिए बच्चों, क्यों का तो आंसर बहुत सिंपल सा है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो केवल बहुत छोटी करंट को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट ओनली स्मॉल करंट, ओनली स्मॉल करंट, ठीक है। दैट्स वाई टू मेजर लार्ज करंट we convert galvanometer into ammeter। तो क्या हो सकता है बच्चों कि जो गैल्वेनोमीटर होता है बहुत छोटी ही करंट को डिटेक्ट कर पाता है, उसको बता पाता है कि यहाँ फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, डिटेक्शन ऑफ करंट बताता है, और बड़ी करंट को नहीं बता पाता। तो उसको मेजर करने के लिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और कैसे कन्वर्जन करते हैं, हाउ? तो ध्यान रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड
into a meter by connecting a very small resistance, a very small resistance, और इसको हम लोग बच्चों शंट भी बोलते हैं, शंट, इन पैरेलल विद इट। तो अगर गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है कि उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि शंट लगा दिया जाता है। कैसे? मान लीजिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अमीटर में। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक हम छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शंट। इस रेजिस्टेंस को हमने बोल दिया एस, मान लीजिए ये आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि जो भी करंट यहाँ पे टोटल आएगी उसका कुछ पार्ट तो गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी, मान लो कहीं IG, बाकी बची हुई करंट इधर चली जाएगी। कितनी जाएगी? I माइनस IS, सॉरी I माइनस IG। क्यों? I आ रही थी, IG चली गई, तो यहाँ पे कितनी बची? I माइनस IG। बहुत बढ़िया, ये I माइनस IG इधर से आएगी, यहाँ से फ्लो होते हुई ये IG इधर गैल्वेनोमीटर वाली आएगी और यहाँ से फिर से ये I बाहर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जो कैपिटल G है वो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और S क्या है? रेजिस्टेंस है शंट का। तो लिख दें यहाँ पे कैपिटल G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक। और S जो है वो शंट रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है शंट का जो कि यूज किया गया है उसको अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो बच्चों तो आपको पता है जितनी करंट यहाँ गई है और यहाँ गई है दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं, जी और एस। तो ऐसा करंट डिवाइड होती है यहाँ पे कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो गैल्वेनोमीटर यानी कि जी पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई? करंट इंटू वोल्टेज, IG इंटू जी। अच्छा, शंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जरा बताओ? इसका रेजिस्टेंस इंटू करंट, करंट कितनी है? I माइनस IG। यहां से बच्चों आप शंट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। क्या निकलेगी? IG इंटू जी अपान I माइनस IG, ठीक है। IG इंटू जी अपान I माइनस IG, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये बात, ये डेरिवेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए बच्चों CBSE बोर्ड का एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सामने है। करेक्ट, ड्रा द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। बच्चों यहाँ पर आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या होते हैं। हम्म तो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे कार्बन है या सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसमें हम किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। पेंटावेलेंट मतलब जिसमें 5 वैलेंसी होती है, मतलब कह सकते हो कि जैसे हम बात करें यहाँ पर अर्सेनिक है, फास्फोरस है, ये अगर ऐड कर देते हैं तो ये सेमीकंडक्टर कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, अगर हम पी टाइप की बात करने जा रहे हैं, तो अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें से किसी में से, और हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ट्रायावैलेंट। ट्रायावैलेंट मतलब जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, बोरान है, और इस तरह का जैसे ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर।
बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो मेजॉरिटी में होते हैं, जबकि जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है। जबकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। अच्छा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है। ये इम्प्योरिटी क्या होती है कि इसके जो इम्प्योरिटी है एन टाइप वाले, ये कहलाते हैं डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ये जो इम्प्योरिटी होती है क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। इसमें होल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अब बच्चों बात यह है कि अगर हमको यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बनाना है, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में दो तरह के एनर्जी बैंड होते हैं। ठीक है। एक होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बेसिक बात करें, तो एक होता है कंडक्शन बैंड। एक कौन सा बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है। तो एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, जैसे ये हमने बना दिए, कुछ ऐसा होता है। ठीक है। पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो एक बच्चों होता है यहाँ पर वैलेंस बैंड, ये नीचे वाला वैलेंस बैंड होता है। ज्यादा एनर्जी वाला क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। सीबी मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है। और ये वाला क्या है बच्चों, ये है वैलेंस बैंड। अच्छा। बच्चों होता क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, यहाँ पे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बांड बना चुके होते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। अच्छा। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसको हम लोग फारबिडन गैप बोलते हैं। ये एनर्जी गैप होता है। ठीक है। और यहाँ पर इस एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, इस एनर्जी लेवल को। और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, ठीक है, एक और एनर्जी लेवल डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ईडी से लिखते हैं इसको, ये डोनर एनर्जी लेवल हो जाता है। ठीक है। ईसी और ईडी के बीच का जो गैप है ये क्या है, लगभग ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी लेवल किसका, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर का। ये हम लोगों ने किसका बनाया, एन टाइप का। ठीक है। अच्छा। इसमें बच्चों कुछ ही ऐसे जो है थर्मल जो है कुछ ऐसा होता है जिससे कि कुछ होल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ये होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है। जबकि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक तो ये एनर्जी लेवल बना दिया आपने वैलेंस बैंड का। ठीक है। दूसरा फिर एक एनर्जी लेवल आप बनाएंगे यहाँ पे, ये आपने बना दिया किसका, कंडक्शन बैंड का। ठीक है। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा गैप ज्यादा होता है उसकी अपेक्षा, इन टाइप की अपेक्षा। ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है। और इनके बीच एक गैप रहता है। ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, जैसे कि ये बना दिया गया, ये बच्चों वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। यहाँ की एनर्जी को ईसी से लिखेंगे, इसको ईडी से लिखेंगे, ईवी से। और जो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। ठीक, जैसे ये है, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सारे। साथ में यहाँ पे बच्चों कुछ होल्स भी होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे होल्स यहाँ पे होते हैं, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये होल्स होते हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है उसमें कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में।
पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक बात आप और ध्यान रखिएगा बच्चों, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये आपका वैलेंस बैंड है, इसके जस्ट ऊपर एक और एनर्जी लेवल बन जाता है, ठीक है, जो कि डोपिंग की वजह से बनता है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ईए। और ईए और यहाँ पर ईवी, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप होता है बेटा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये गैप होता है। तो बच्चों ये एनर्जी लेवल बैंड हमने बना लिया, ठीक है, एक बना दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर का, और ये इधर बना दिया हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर का, ठीक है। ये जब टी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 केल्विन से, तभी के लिए है, क्योंकि अगर 0 केल्विन से कम टेम्परेचर ले लेते हैं तो सेमीकंडक्टर लाइक इंसुलेटर बिहेव करने लगता है ना, तब उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये तभी का डायग्राम है जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ आर द एक्स रे प्रोड्यूस्ड, गिव एनी टू यूजेज ऑफ दीज। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हाउ आर एक्स रे प्रोड्यूस्ड, कैसे एक्स रे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए एक्स रेज का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो किस वजह से होता है। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल लाइक टंगस्टन, इनसे टकरा जाते हैं, तो टकराने पर एक वेव प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स रेज, ठीक है। तो कैसे होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डीएसलेट्स, डीएसलेट्स टकराएंगे तो डीएसलेट होंगे ना, मतलब उनकी स्पीड कम होगी, है, विद हाई एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर्स टारगेट, ठीक है। या फिर ये इनर मोस्ट सेल के में जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो वहां से भी एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और एक्सरे जिस ट्यूब में प्रोड्यूस की जाती है उसको कूलिज ट्यूब कहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर लिखा हुआ गिव एनी टू यूजेज। तो बच्चों एक्सरे का यूज तो आपने देखा भी होगा, है, कितना ज्यादा देखा होगा एक्सरे के यूजेज। हम्म, कहाँ देखा बच्चों, याद करो। जब किसी को कहीं चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, एक्सरेज करवाते हैं ना। तो सर्जरी में बोन फ्रैक्चर पता करने में भी इसका यूज होता है, तो डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर कह सकते हैं इसको। और बच्चों कहाँ यूज होता है, और अगर कहीं स्टोन हो गया है, स्टोन वगैरह को पता करने में भी हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज कर लेते हैं, है ना। स्टोन वगैरह कहीं हो जाता है तो भी पता करते हैं ना। अच्छा, और बच्चों और कहाँ ये यूज होती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करें कि जैसे जो बड़े बड़े खंभे बने हुए हैं उनमें कहीं क्रैक्स है, वो सब पता करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि डिटेक्शन फॉल्ट्स, अगर कोई बिल्डिंग है उसमें जो फॉल्ट है, उसमें जो क्रैक आ गए हैं, ये सब पता करने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे इसके यूज हैं, ठीक है। तो ये सब इसके यूजेज हो गए, फिलहाल हमसे दो ही पूछे गए इसलिए हम लोगों ने दो कर लिए, ठीक है। ओके बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
तो 2023 के क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 21 आया है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। करें द आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। ठीक है, हमको ये नीचे दोनों को एक्सप्लेन करना है, आंसर देना है और उसका जो है रीजन भी बताना है। पहला, अ पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाई अ स्ट्रॉन्ग करंट। ये पहला ऑप्शन हो गया। और दूसरा हमको दिया है, इसमें जो एक्सप्लेन करना है वो है इम्प्योरिटी आर एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, कि सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं। इन दोनों का बच्चों हमको यहाँ पे रीजन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अ पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाई स्ट्रॉन्ग करंट। होता क्या है बच्चों, जो पीएन जंक्शन डायोड है आपको पता है उसमें एक पी टाइप और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ऐसे जुड़ा होता है। जैसे ये है पीएन जंक्शन डायोड, है ना। इसमें इसको बोलते हैं हेड, पी वाले टर्म को, ये वाला पी होता है। ठीक, ये है बेटा जो पतला सा दिख रहा है, ये है एन, इसको बोलते हैं बार। ये हेड है पी वाला टर्म और ये एन वाला क्या है, ये लाइन बार। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लो फॉरवर्ड बैच में इसको हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो होती है। अच्छा, जब करंट फ्लो होती है तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ करंट मान लो आई फ्लो हो रही है। ठीक, तो हमको पता है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है, जिससे कि करंट के फ्लो होने में उन इलेक्ट्रॉन में कुछ एक्सीलरेटेड मोशन हो जाता है, तो उनका कोलिजन थोड़ा ऐसा होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। हम्म, तो जब ज्यादा करंट फ्लो कर देंगे, स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर देंगे, तो क्या होगा, कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे, तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी मतलब स्ट्रॉन्ग करंट क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूसेस हीट। वो क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, और जब वो हीट को प्रोड्यूस करेगा तो उस हीट की वजह से यहाँ पर और ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको पता है किसी सेमी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें करंट बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो आयंस हैं, जो करंट कैरिंग आयंस हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो प्रोड्यूसेस हीट। ठीक, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। वो क्या करता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ठीक, ड्यू टू विच चार्ज कैरियर इंक्रीज्ड। इसमें जो चार्ज कैरियर हैं पीएन में, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्ड, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, इंक्रीज्ड। सो करंट इन द जंक्शन सडनली इंक्रीज्ड, और उस करंट से और हीट प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा यहाँ पे मतलब फिर चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे और हीट प्रोड्यूस होगी, और ये इस तरीके से ये डैमेज हो जाता है फाइनली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है, लाइक अ कंडक्टर भी है, वो करने लगता है पूरा, इसका जो वर्क है वो नहीं कर पाता। ठीक है, ये तो हो गया कि पीएन जंक्शन डायोड क्यों डैमेज हो जाता है स्ट्रॉन्ग करंट से। अब हम सेकंड की बात करते हैं, इम्प्योरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं। देखिए बेटा, ऐसा है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होते हैं। वैसे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक, तो सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। और इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, द सेमीकंडक्टर टेकन इन प्योर फॉर्म। मतलब उसमें प्योर जब कोई सेमीकंडक्टर लेते हैं, कौन कौन सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब सेमीकंडक्टर है। अगर ये प्योर फॉर्म में है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट प्रॉब्लम ये आती है कि प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, बहुत कम कंडक्टिविटी होती है। बोलते तो हम लोग हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है, बट ये बहुत कम होती है।
तो उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इम्प्योरिटीज आर एडेड, ठीक है, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और एक बात बेटा ध्यान रखिएगा कि इम्प्योरिटी भी ऐसे नहीं ऐड करते हैं, वो 1:10⁸ के टर्म में ऐड करते हैं। मतलब अगर 10⁸ प्योर सब्सटेंस है, प्योर एटम है, तो उसमें केवल एक एटम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। मतलब इम्प्योरिटी बहुत कम ऐड करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि इम्प्योरिटी भी बहुत कम ऐड की जाती है। 10⁸ अगर सोचो है सब्सटेंस, उसमें केवल 1 किलोग्राम इम्प्योरिटी ऐड करनी, इतना। ठीक है, ठीक है, ये प्योर 10⁸ हुआ, 1 हुआ इम्प्योरिटी। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि जो इम्प्योरिटी ऐड करने के बेसिस पे भी सेमीकंडक्टर दो टाइप के डिवाइड होते हैं। क्योंकि जब इम्प्योरिटी ऐड करते थे सेमीकंडक्टर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसके बिहाफ पे हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जब ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में। ट्राइवैलेंट मतलब जैसे एल्युमिनियम मिला दो, बोरॉन मिला दो, ये वाले। ठीक है, और जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक, पेंटावैलेंट मतलब जैसे आर्सेनिक मिला दो, है, फास्फोरस मिला दो, ये सब मिला दो, तो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं एन टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि इम्प्योरिटी क्यों ऐड की जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के हिसाब से भी इम्प्योरिटी बहुत कम ऐड की जाती है। ये 1:10⁸ में ऐड होती है। और इम्प्योरिटी के बेसिस पर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, बोरान। और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे अर्सेनिक ऐड कर दिया, फास्फोरस कर दिया। किसमें ऐड कर दिया, प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये दोनों हमारे रीजन हो गए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के, तो बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड। Why are these waves referred to as heat waves? Give any two uses of infrared waves. ओके, तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं कि किस तरह से इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दूसरा पूछा जा रहा है बच्चों, ये क्यों हीट वेव कही जाती है, जो इंफ्रारेड वेव है ये हीट वेव क्यों बोली जाती हैं, और हमको इनके दो यूजेज बताने हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चों इसमें कि इंफ्रारेड, ठीक है, वेव जो है ये कौन सी होती है। तो बच्चों ऐसी वेव जिनका जो वेवलेंथ है वो रेड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो रेड कलर की वेवलेंथ है ना, क्या होती थी रेड कलर की वेवलेंथ, लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम, उससे ज्यादा हो। यानी कि हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉम से जिसका वेवलेंथ शुरू होता हो, लगभग 5 करोड़ एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम मीटर में बात करें तो 8 × 10⁻⁻7 मीटर से 5 × 10⁻³ मीटर तक
वेवलेंथ वाली जो वेव होती हैं उनको हम लोग इंफ्रारेड वेव मान के चलते हैं, वो इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। ये रेड कलर से ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव है, ठीक है। और ये बच्चों जो वेव होती हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना। तो इनको प्रोडक्शन करने के लिए, इनके लिए बच्चों हमेशा याद रखिए कि इनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो या तो हॉट बॉडीज से होता है, ठीक है, हॉट बॉडीज से इनका प्रोडक्शन होता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से भी इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और कैसे होता है कि रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है, इन मॉलिक्यूल। इन दो तरीके से, और भी कई मेथड हो सकते हैं इसके प्रोडक्शन की वजह। तो ये इंफ्रारेड वेव जो होती हैं ये प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों की, पूछा गया है कि व्हाई दीज आर रेफर टू एज हीट वेव। देखिए, इनको हीट वेव इसलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जिस सब्सटेंस पे पड़ती हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, बिकॉज दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट विच दे फॉल्स, ठीक है। जिस पे पड़ती हैं उसके टेम्परेचर क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, ठीक है। राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से इनको हीट वेव बोलते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमसे इसमें एक चीज और पूछी गई है बेटा। क्या पूछी गई है? हमसे पूछा गया है कि गिव एनी टू यूजेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। हमको इसके दो यूज भी बताने हैं। तो देखिए, जो यूज बताने हैं आपको, ठीक है, तो यूज इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स जो होते हैं वो इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूजेज में अगर हम बात करेंगे, टू प्रोड्यूस डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, ठीक है। तो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स में ये यूज किए जाते हैं। ये वेदर फॉरकास्टिंग में यूज किए जाते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग में, ठीक है। जब इंफ्रारेड फोटोग्राफी की जाती है तो इन्हीं से की जाती है। तो ये भी कह सकते हैं क्या, वेदर फॉरकास्टिंग थ्रू इंफ्रारेड फोटोग्राफी, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके यूज हैं बच्चों, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सैटेलाइट में प्रोड्यूस होती है सोलर सेल के लिए, वो भी इसकी हेल्प से की जाती है, ठीक है। तो फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट बाय मींस ऑफ सोलर सेल, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ट्रीटिंग मस्कुलर स्ट्रेन में भी इसका यूज होता है। तो बहुत सारे इंफ्रारेड वेव की यूज हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्रांसमिशन